आयुर्वेद में एक कल्प है, आश्वीकरण का कल्प। यह एक कल्प है, किसी भी औषधि का आश्वीकरण करना, जिसको फर्मेंटेशंस कहते हो आज की भाषा में। आयुर्वेद में जितनी भी औषधियाँ या पंचगव्य की जितनी भी औषधियाँ आज हम लोग बनाते हैं, उसमें आप देखोगे एक औषधि है आपके पास जिसको गौमूत्र आशव कहते हैं, जिस पर आप काम कर रहे हो। पिछले 2 साल सरकार की नीतियों के कारण हमें आशव बंद करना पड़ा और उसी के स्थान पर गौमूत्र मधुर रस तैयार करना पड़ा। कारण यही रहा कि 2 साल पहले सरकार एक कानून लाई है आश्वीकरण की औषधियों के लिए कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी औषधि उत्पादक यदि आश्वीकरण पद्धति से किसी औषधि का निर्माण कर रहा है तब उसका पैरामीटर सेट किया गया है। और पैरामीटर इतना खतरनाक है कि उस उत्पादक को अपनी औषधियों का पूरा विवरण सरकार को देना पड़ेगा कि आपने यदि 5000 बोतल गौमूत्र आशव बनाया है तो ये 5000 बोतल किस किस आउटलेट में कितना कितना है, इसका हिसाब कभी भी ड्रग इंस्पेक्टर आपसे पूछ सकता है। और आप यदि नहीं दोगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। ऐसे ऐसे जो कानून बने हैं, क्या इससे आयुर्वेद को ऊंचाई मिलेगी? आपको एक जानकारी दे दूं, गुजरात में आयुर्वेद की बहुत सारी कंपनियां हैं जो आश्वीकरण विधि से ऐसी बहुत सारी औषधियों के निर्माण कार्य में लगे हुए थे। पिछले 2 सालों में लगभग गुजरात के सभी आयुर्वेदिक उत्पादकों ने आश्वीकरण विधि की औषधियों का निर्माण बंद कर दिया है, क्योंकि यह संभव ही नहीं है कि कोई भी उत्पादक अपनी औषधियों को बनाए और वो बाजार में विपणन के लिए दे तो एक एक बोतल का हिसाब वो रखे कि किस दुकान पर, किस आउटलेट पर हमारा कितना माल पड़ा हुआ है। संभव है? फिर कैसे कहूं कि यह आयुर्वेद है, यह मूल आयुर्वेद है। इसी कड़ी में एक और आयुर्वेद का बड़ा मुख्य विषय रहा पथ्य का। पथ्य अपथ्य का। पथ्य जो विषय है, बिल्कुल सरल भाषा में समझना है तो मनुष्य किन स्थितियों में, परिस्थितियों में क्या भोजन ग्रहण करे और क्या भोजन ग्रहण ना करे, किस प्रकार के जल का सेवन करे, किस प्रकार के जल का निषेध करे, किस प्रकार की वायु श्वास के रूप में ले। ये सारा एक बहुत बड़ा विज्ञान है। आप गविशुद्धों को ज़्यादा इस पर कुछ प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने अष्टांग हृदयम में इस खंड को पढ़ा है। जब गंगा नदी के किनारे का पुनर्नवाह, गोदावरी नदी के किनारे का पुनर्नवाह और पंपा नदी के किनारे का पुनर्नवाह एक नहीं हो सकता, फिर पथ्य के सूत्र पूरे भारत में एक कैसे हो सकते हैं? अगर किसी व्यक्ति को ज्वर होता है और वह गंगा नदी के किनारे है तो उस ज्वर का कारण पूरे भारत में एक कैसे हो सकता है? तो पथ्य के ऊपर सबसे पहली बात तो है कि पथ्य को भुला दिया गया। आप गोलियां खाते रहो, जो खाना है खाओ, बस गोलियां खाते रहो। ये पथ्य अपथ्य का जो एक बहुत बड़ा मूल आयुर्वेद का जो भाग था, इसको खत्म किया गया। और एक बहुत ही सूक्ष्म बात है जो आज भी ग्राम वैद्यों के पास है, वह है मरीज के पुण्य और पाप का गणित रखना। और इसीलिए देखो पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान में जो निर्धारण किया है हमने, क्या निर्धारण किया है? कोई भी बीमारी को यदि जड़ मूल से समाप्त करना है, आपकी औषधियों की भूमिका मात्र 40% है। दूसरा 40% हिस्सा पथ्य के ऊपर निर्भर करता है और शेष 20% हिस्सा उस मरीज के पाप और पुण्य कर्म के आधार पर ही तय होगा। यही है ना आपके पास विदा जी?
तो ग्राम्य वैद्यों के पास किसी भी मरीज के पुण्य और पाप कर्मों का गणित होता था। ये गणित पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और हो भी नहीं सकता। मैं कांचीपुरम में रहते हुए बीमार पड़ता हूँ और दिल्ली के एम्स में आकर के भर्ती होता हूँ, तो दिल्ली के एम्स के डॉक्टरों को क्या पता मैंने अपने जीवन में कितना पाप किया है। उसका निवारण कैसे हो सकता है? उसका निवारण तभी हो सकता है जब मैं अपनी चिकित्सा ग्राम्य वैद्य से कराऊं, जो हमारे नजदीक रहने वाला है, जो हमें प्रतिदिन देखता है, हमारे कर्मों के ऊपर जिसका ध्यान है। वही वैद्य गणित लगा सकता है कि इसने कितना पाप किया है, और पाप से जनित जो बीमारियां हैं वो क्षय नहीं होती, ट्रांसफर हो सकता है। तो विकट परिस्थितियों में और विशिष्ट लोगों के किए गए पाप कर्मों को ग्राम्य वैद्य कुछ विशेष परिस्थितियों में केवल उसका स्थानांतरण करते थे, क्षय नहीं हो सकता। मूल आयुर्वेद में जो ये सूक्ष्म बातें थी पाप और पुण्य का, ये खत्म हुआ। इसी कड़ी में एक और बड़ा भाग है जिसके साथ आप सभी गविसिद्ध लोग जीते हो, और वो भाग है कि हमारे शरीर में कोई भी व्याधि उत्पन्न अचानक नहीं होती। व्याधि बीमारी अंकुरित होता है और धीरे धीरे उसी प्रकार बढ़ता है जैसे एक बीज से वृक्ष बनता है। जैसे उदाहरण के लिए यदि मैं कहूं तो मधुमेह, प्रमेह, यह बीमारी अचानक किसी के शरीर में जनित नहीं हो सकता, नहीं आ सकता। आज के मॉडर्न साइंस के गणित या उनके पैरामीटर पर बात करूं तो यदि किसी को डायग्नोसिस हुआ कि इसको आज से डायबिटीज हो गया है, ऐसा नहीं है। कम से कम डायबिटीज, अब डायबिटीज कहना ठीक नहीं है, प्रमेह ही मैं कहूं तो प्रमेह को परिपक्व होने में 3 साल लगते हैं, कम से कम 3 साल लगते हैं। जब परिपक्व होगा तो आज का साइंस आपको बताएगा किसको, तो आपको तो डायबिटीज हो गया है। लेकिन ग्राम्य वैद्य तो उस समय बता देगा जब प्रमेह अंकुरित हुआ है। तो जो चीजें 3 साल में परिपक्व हुई है और परिपक्व होकर के दृष्टिगोचर हुआ है, उसको आप 3 रात में कैसे निपटा सकते हो? नहीं निपट सकता, समय लगता है। क्योंकि देखो, बीमारियों की चिकित्सा औषधि से नहीं होती। औषधियों के पास बीमारियों की चिकित्सा की शक्ति नहीं है। हमें चिकित्सा में जो औषधियां लेनी पड़ती है, इससे शरीर को आवश्यक तत्व मिलता है, और शरीर ही है जो उन तत्वों की मदद से बीमारियों को क्षय करता है। तो अंततः बीमारी पर कौन काम कर रहा है? शरीर काम कर रहा है। तो अचानक 1 रात, 2 रात या 3 रात में शरीर का परिदृश्य नहीं बदल सकता, समय लगेगा। लेकिन आज क्या है, होड़ चल रही है कि किस बीमारी को कितने मिनट में खत्म किया जाए, और उसी का सरल तरीका क्या निकाल लिया गया। पित्ताशय में पथरी हो गई, आ जाओ 2 मिनट में लेजर सर्जरी करेंगे, माइक्रोस्कोपिक काम करेंगे और आपका पित्ताशय को निकाल के फेंक देंगे। हो गया जी, घर जाइए। किडनी सड़ गया है, कोई बात नहीं, आ जाओ, किडनी निकाल के फेंक देते। ये जो होड़ है, कम से कम समय में चिकित्सा करने की जो होड़ है, विशेषकर मैं कहूंगा गविसिद्धों को कि आप इस होड़ में ना पड़ो। कोई भी बीमारी शरीर में जनित होता है, उसकी एक अवधि होती है, परिपक्व होने की एक अवधि होती है, और निवारण का भी एक समय है निर्धारित।
इसलिए सहज रूप में धीरे काम करना पड़ेगा। और जिसके पास इतना समय है, हमें उसी की चिकित्सा करनी चाहिए। यह मूल आयुर्वेद का एक बड़ा हिस्सा है। कभी आपको ग्राम वैद्य से, जिसके काफी नमूने दक्षिण भारत में मिलते हैं, मौका मिले तो उनके चिकित्सालय में बैठकर देखो। जो ग्राम्य वैद्य जितना बड़ा होता है, जितना अनुभवी होता है, जितना ज्ञान की परिपक्वता को लेकर के होता है, उसके चिकित्सालय में उतनी कम औषधियां होती है। मात्र एक त्रिफला हमारे शरीर के सारे व्याधियों को क्षय करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन विषय वही है कि त्रिफला मतलब क्या? दुनिया के किसी भी जंगल से हरड़ लेकर आ जाओ, दुनिया के किसी भी जंगल से बहेड़ा लेकर आ जाओ, दुनिया के किसी के जंगल से, किसी के खेत से आंवला लेकर के आ जाओ, कूट पीट करके मिला दो, त्रिफला बन गया क्या? नहीं। तो आप देखोगे ग्राम्य वैद्यों के पास मुश्किल से 10-12 औषधियां होती है, और उसी से दुनिया के उन सारी बीमारियों की चिकित्सा करने में वो दक्ष होते हैं, जिनको आज का साइंस क्या कहता है? ठीक नहीं हो सकता जी, इनक्यूरेबल। इसलिए जब भी मौका मिले तो ग्राम्य वैद्यों के पास बैठो आप। जिस डॉक्टर के क्लिनिक में या जिस गविसिद्ध के चिकित्सालय में या जिस वैद्य के चिकित्सालय में जितनी ज्यादा औषधियां भरी पड़ी है, समझ लो उसकी परिपक्वता उतनी कम है। जब हमारा यह शरीर पंच महाभूतों का बना हुआ है, छठा महाभूत इस शरीर में है ही नहीं, तो आपको छठी औषधि की आवश्यकता कहां पड़ती है?